Good morning, students. Today we will start with the topic area vector. What is area vector? यहाँ पे देखिए फिगर में हमने कोई सरफेस लिया हुआ है जिसका एरिया ds है. तो एरिया वेक्टर क्या होगा? एक ऐसा वेक्टर जो इस एरिया के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा. ये जो एरिया है इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर ड्रॉ कर दें, उसको हम क्या कहेंगे, एरिया वेक्टर. इफ एरिया इज ds देन एरिया वेक्टर इज डिनोटेड बाय ds के ऊपर हम एरो लगा देंगे, तो ये एरिया वेक्टर हो गया. और एरिया वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, वेक्टर ds इज इक्वल टू, अब किसी भी वेक्टर में एक तो डायरेक्शन होती है, एक उसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है. ये तो हो गया वेक्टर का मैग्नीट्यूड ds, और उसकी डायरेक्शन किससे दिखाएंगे हम, किसी भी यूनिट वेक्टर से. तो n क्या है, यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर. तो एरिया वेक्टर ds इज इक्वल टू क्या हो गया, यूनिट वेक्टर n इंटू में ds. नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस. किसी भी सरफेस को, सपोज करो ये सरफेस है, तो किसी भी सरफेस को जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही होंगी वो क्या कहलाएगा, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स. एंड इट्स फॉर्मूला इज फाई ई जो है ये है सिंबल ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट एस. यहाँ पे ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, एंड एस क्या है, एरिया वेक्टर है. तो ई डॉट एस को हम खोलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ई एस कोस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर. यहाँ पे देखिए ये हमारा कोई भी सरफेस था और जिसका एरिया एस है, तो एरिया वेक्टर क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा. सरफेस के परपेंडिकुलर ये वेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया, तो ये हमारा एरिया वेक्टर है. और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को शो कर रही फील्ड लाइन्स हैं ये. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, ई डॉट एस और ई एस कॉस थीटा. डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज गिव्स अ स्केलर, दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. नेक्स्ट इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, साथ में एस क्या है, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर. तो ये क्या बन गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. अब इसी में जो है ये तो था अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस की हर पॉइंट पे एक जैसी है. यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है सरफेस के हर पॉइंट पे वैरी करती है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ और है, इस पे कुछ और है, इस पे कुछ और है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैरी कर रही है, तो उस केस में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला है वो ये लेंगे, फाई ई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल. ये मैंने पहले ही भी बताया था कि ई डॉट डी एल लिखेंगे तो लाइन इंटीग्रल बोलेंगे, ई डॉट डी एस है तो इसको क्या बोलेंगे हम, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो ऐसे केस में जहां पे सरफेस की हर पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी क्या कर रही हो, चेंज हो रही है, ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला फाई ई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल होगा. अब इससे हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं. इफ ई इज इक्वल टू 6i प्लस 3j प्लस 4k, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है, फाइंड फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है थ्रू अ सरफेस ऑफ एरिया 20 यूनिट्स. एरिया गिवन है 20 यूनिट्स लाइंग इन द वाई जेड प्लेन. अब जो एरिया है वो किस में लाई कर रहा है, वाई जेड प्लेन में. तो ये हमने वाई जेड प्लेन ले लिया, इसके अंदर ये एरिया जो है लाई कर रहा है. तो एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. अगर हमारा एरिया वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा है तो एरिया वेक्टर जो है वो किसके अलोंग होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग. तो ये हमारा एरिया वेक्टर एस है. तो एस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 20i. एरिया वेक्टर को लिखेंगे 20i. यूनिट वेक्टर आई क्यों यूज किया, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है अलोंग द एक्स एक्सिस. अब फार्मूला हमें पता है, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट एस. इसमें हम ई और एस की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे. अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट खोलना है हमने, ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन, ये डॉट प्रोडक्ट है. तो हम क्या करेंगे, पहले 6i का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये आ जाएगा 120. 3j का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे वो 0 आएगा, क्योंकि j डॉट आई क्या हो जाएगा, 0 होगा. इसी तरह 4k का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि i j k क्या है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स. तो केवल i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 आएगा, बाकी j के साथ और k के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो वो क्या होगा, 0 होगा. नेक्स्ट इज
गोस थ्योरम और गोज लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझिए। गोस थ्योरम क्या है, कहती है, क्या स्टेटमेंट है उसकी, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज कंटेन्ड इनसाइड एस। कोई भी क्लोज्ड सरफेस है उसके ऊपर टोटल फ्लक्स कितना होगा, जितनी 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज कंटेन्ड इनसाइड द सरफेस। सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज बंद है उसका 1/ε0 टाइम्स जो है उसके अंदर क्या होगा, उसके ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो हम लिख सकते हैं φE इज इक्वल टू 1/ε0 ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। एंड φE को अभी हमने ऊपर देखा है, ये भी लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ E ओवर क्लोज सरफेस S। अब इसका प्रूफ देखेंगे, ये हमने प्रूफ करके दिखाना है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, मतलब ये वाली चीज जो होती है, ये किसकी इक्वल होती है, 1/ε0 ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे हमने क्या फिगर में क्या लिया हुआ है, हमारे पास प्लस Q चार्ज है, उसको हमने एक स्फीयर के सेंटर पे रखा हुआ है, स्फीयर की रेडियस है R। तो यहाँ पर जो है इस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये होगी, इसको हम कह सकते हैं रेडियली आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ। ये इस डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर आर है। और यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया हुआ है ds, और इसका जो एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में होगा। तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एवरी पॉइंट ऑफ स्फीयर। अब ये चार्ज है, तो इसके यहाँ पर या कहीं पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखेंगे तो क्या होगी हमारे पास, Q/4πε0 r², और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, यूनिट वेक्टर r के अलोंग। एरिया वेक्टर ds को अभी हमने लिखा, एरिया वेक्टर ds को हम लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर n इंटू में ds। उसके बाद हमने क्या लिखना है, E डॉट ds निकालेंगे, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, तो हमने सिंपली वैल्यूज पुट कर दी हैं। उसके बाद ये Q/4πε0 r² कोई नंबर है, इसी तरह ds भी नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और r डॉट यूनिट वेक्टर r डॉट यूनिट वेक्टर n लेंगे हम। तो r डॉट n दोनों ही यूनिट वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो सिंपली हमारे पास ये रह जाएगा। तो E डॉट ds क्या रह गया, Qds/4πε0 r²। अब हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है ओवर द क्लोज्ड सरफेस S। इसको इंटीग्रेट कर दिया ओवर द क्लोज्ड सरफेस S, दोनों साइड लगा दिया हमने इंटीग्रेशन का साइन। तो ये हो गया Q/4πε0²। ये अपने आप में पूरे हैं। कौन सी चीज ऐसी है जिसको हम इंटीग्रेट कर दें तो पूरी चीज आ जाए, वो है ds। तो बाकी सबको हम इंटीग्रेशन के साइन से बाहर निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds। और ds जो है हमारा ये छोटा सा एरिया एलिमेंट है, अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो पूरे स्फीयर का एरिया आ जाएगा। अगर स्फीयर की रेडियस r है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, 4πr²। तो ये हो गया हमारे पास, इसको इंटीग्रेट किया 4πr² आ गया, 4π से 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल, क्या बचेगा, Q/ε0। और क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds किसके इक्वल था, फ्लक्स के इक्वल। तो φE इज इक्वल टू कितना आ गया, Q/ε0। यही थी हमारी गोस थ्योरम कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज कंटेन इनसाइड एनी सरफेस। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं। व्हेन Q इज इक्वल टू 0, अगर यहाँ पे चार्ज 0 हो जाए, सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो उस सरफेस के ऊपर कोई फ्लक्स नहीं होगा। सरफेस से बाहर कोई भी चार्ज हो, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में उसका कोई योगदान नहीं होगा। चार्जेस सिचुएटेड आउटसाइड द क्लोज सरफेस डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सेकेंड पॉइंट, गॉस लॉ को यूज करके हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि यदि किसी सरफेस के अंदर 1 कूलम चार्ज बंद हो तो उससे कितनी फील्ड लाइंस, कितना फ्लक्स जो है वो बाहर निकलेगा। तो φE इज इक्वल टू Q/ε0 होता है। 1 कूलम चार्ज से कितना फ्लक्स हमें मिलेगा, Q की जगह 1 रख दो, और ε0 की वैल्यू बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने बताई थी 8.85 × 10⁻⁻12। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.13 × 10⁻11। तो ये है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस या फ्लक्स फ्रॉम रेडिएटेड फ्रॉम 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज। थैंक यू।